जय हिंद। आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत एक नए टॉपिक पढ़ेंगे और इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे वनस्पति यानी बोटनी के बारे में। उससे पहले हम बता दें कि बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए जो भी ये पढ़ाया जा रहा है लुसेंट से या लुसेंट के अलावे जो भी रेफरेंस बुक से अलग से जो लिखवाया जाता है उसको बढ़िया से आप लोग करिए और बने रहिए वीडियो में। वीडियो स्किप करके भाग जाइएगा तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं मिलेगा। उससे पहले बिहार पुलिस वाले के लिए टेलीग्राम या फिर किसी भी जॉब के लिए टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। स्टूडेंट मैजिक क्लब पटना के नाम से आपको मिल जाएगा। नहीं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक एक होगा टेलीग्राम का, उसको आप जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका जितना भी एमसीक्यू हम लोग करवाएंगे उसका पीडीएफ डाल देंगे, जिसका वीडियो रहेगा आपका। हिंदी जो आपका 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जो भी बिहार पुलिस में पूछता है उसके लिए भी पीडीएफ एक मास्टर छोटा ही 15-20 पेज का डालेंगे, उसी में से आपका लगभग लड़ जाएगा। इंग्लिश भी उसी तरह से डाल दिया जाएगा और बिहार के लिए भी सेम तरीका से डाल दिया जाएगा, ताकि छोटा ही में हम लोग सारा के सारा चीज कवर कर लें और ये सब चीज हम लोग कवर करवाएंगे भी। ठीक है, वीडियो का स्किप नहीं करिए। बिना स्किप करिएगा तो फिर नहीं बन पाएगा। आप पढ़िए अच्छे से। अभी हम लोग लुसेंट के थ्रू आपको करवा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा और समय दीजिए, इसके बाद हम लोग इतना बढ़िया बढ़िया और अच्छा डाटा लेकर के आएंगे ना। बस थोड़ा सा टाइपिंग वाले अभी नहीं है, वो हम लोग कर लेंगे तो आपको हर चीज देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं वनस्पति विज्ञान के बारे में। वनस्पति विज्ञान पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है। वनस्पति विज्ञान का फाउंडर कौन है, जनक की किसे बोला जाता है, तो हम लोग पढ़े थे वन में थी। वन में थी मतलब थियोफ्रेस्टस। वन में थी तो थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट पॉइंट है कि वनस्पति विज्ञान के अध्ययन करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वनस्पति विज्ञान ही है इंग्लिश में, जिसको बोटनी बोला जाता है, तो बोटनी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पादपों का वर्गीकरण। जिस तरह से जंतु का हुआ था उसी तरह से पेड़ पौधा का भी वर्गीकरण किए थे और एकक एकक मिलकर किए थे। एकक एकक एकलर कौन किए थे वनस्पति का, तो एकलर 1883 ईस्वी में किए थे। हर कुछ डाटा को आपको याद रखना है। एकलर किए थे 1883 में किए थे। ये इतना भाग में डिवाइड किए थे। एगो बोले थे कि एक जो होगा आपका, ये वाला ठीक रहेगा। हाँ, ये बोले कि एक होगा जो एक दो तरह में बांटे थे। एक बोले थे कि एक फूल वाला रहेगा, एगो फूल वाला नहीं रहेगा। फूल वाला में भी दो कैटेगरी में बांट दिए। एगो नग्न फूल वाला रहेगा यानी नग्न बीजी वाला रहेगा, एक बीज वाला रहेगा। ठीक है, बीज वाला में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इंग्लिश में हम लोग याद रखेंगे, जैसे ये लिख रहा है अपुष्पोभित, कहने का मतलब पुष्प वाला नहीं, तो इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे याद रखेंगे, क्रिप्टोगेम्स से आप याद रखिएगा। क्या याद रखना है हमको, क्रिप्टोगेम्स। अपुष्पोभित मत याद रखिएगा, क्रिप्टोगेम्स। हिंदी इंग्लिश कुछ भी में यही आपसे पूछेगा। क्रिप्टोगेम याद रखेंगे। यहाँ देखिए क्रिप्टोगेम, यहाँ फूल है तो फेनरोगेम। फूल है तो क्या याद रखेंगे हम लोग, फेनरोगेम याद रखेंगे। फूल है तो क्या याद रखेंगे, फेनरोगेम याद रखेंगे। क्रिप्टोगेम, क्रिप्टोगेम आपका 3 प्रकार के होता है। एक होता है थैलोफाइटा, थैला में रख के थैलोफाइटा। दूसरा होता है आपका ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। और तीसरा होता है टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ये 3 चीज हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये थैलोफाइटा वनस्पति विज्ञान का सबसे बड़ा समूह है। ठीक है, वनस्पति विज्ञान जीव जंतु में ऑर्थोपोडा आता है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सबसे बड़ा समूह कौन है, थैलोफाइटा। इसको आपको याद रखना है, सबसे बड़ा ये समूह है। सबसे बड़ा समूह का कहने का मतलब इसका संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है। थैलोफाइटा भी 3 तरह के, थैलोफाइटा में भी 3 गो प्रकार है। एक वो शैवाल आएगा आपका, दूसरा में कवक आएगा और तीसरा में जीवाणु। ये सब थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। शैवाल जिसको इंग्लिश में एल्गी बोला जाता है, कवक इंग्लिश में फंगी और जीवाणु यानी बैक्टीरिया बोला जाता है। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, थैलोफाइटा। देख लीजिएगा, थैलोफाइटा 3 प्रकार के, एक ये है, एक ये है, एक ये है, माने जीवाणु, कवक और शैवाल।
ब्रायोफाइटा में कोई भाग नहीं है, टेरिडोफाइटा में कोई भाग नहीं है। उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं फेनरोगेम्स में। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखिएगा। जिम्नोस्पर्म है, जिम जो करने जाता है, देखते हैं चड्डी वड्डी नंगे पंगे रहता है, तो नग्न बीजी, नग्न बीजी, बीज एकदम उसके बीज में कोई कवर वगैरह नहीं रहेगा, तो जिम करेगा नग्न बीजी वाला। और एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में आवृत बीज होता है। एगो याद रखेंगे तो दूसरा इसी याद रहेगा। और आवृत बीज में भी दो प्रकार के, एगो सिंगल बीजपत्री, एगो डबल बीजपत्री, याद रखिएगा। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री के मोनोकोट और ये डाइकोट कहा जाता है द्विबीजपत्री को, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग याद रखेंगे। एकलर 1883 में पादप के वर्गीकरण किए, दो भाग में बांटे थे, एगो फूल वाला एगो बिना फूल वाला। फूल वाला के फेनरोगेम्स और बिना फूल वाला को क्या बोल दिए, क्रिप्टोगेम्स बोल दिए। और बिना फूल वाला में यानी क्रिप्टोगेम्स के तीन गो भाग भागे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा है, जिसमें से थैलोफाइटा सबसे बड़ा समूह है। और थैलोफाइटा के अंतर्गत शैवाल, कवक और जीवाणु आता है। उसी तरह फेनरोगेम्स में, फेनरोगेम्स भी दो प्रकार के, जिम पहनेंगे नंगा फंगा, तो जिम्नोस्पर्म, एक होता है एंजियोस्पर्म जिसको आवृत बीजी बोला जाता है। आवृत बीजी भी दो प्रकार के रहता है। आवृत बीजी हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ते चलेंगे, वहां भी समझ में आ जाएगा, अभी फिलहाल इतना ध्यान में रखना है। आवृत बीजी दो प्रकार के, एक होता है एक बीजपत्री और दूसरा होता है द्विबीजपत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का है नेक्स्ट पॉइंट, क्रिप्टोगेम्स। सबसे पहले क्रिप्टोगेम्स है, उसी के बारे में डिफाइन कर लेते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपुष्पोद्भिद क्रिप्टोगेम्स, यही अब हम लोग को याद रखना है, याद भी रहेगा। क्रिप्टोगेम्स इस वर्ग में पौधे में पुष्प बीज नहीं होते हैं, कुछ नहीं होता है, बीज नहीं होता है, तभी तो इस साइड में रखा गया है, समूह में बांटा गया है। थैलोफाइटा इसका पहला है। कह रहा है कि वनस्पति विज्ञान के सबसे बड़ा समूह है। इस समूह में पौधे के शरीर सुखाए, सुखाए कहने का मतलब होता है ना एकदम आलसी, सुख मार देना नहीं होता है, कभी कभी हम लोग बोलते हैं एकदम सुखाए शरीर हो गया है, ठीक है। तो वो सुखाए उसी तरह से याद रहे, सुखाए रहते हैं, थलस हो जाते हैं, अर्थात जड़ तना और ये जो पत्ती है ये विभक्त नहीं हो पाता है, सब एक ही में रहता है, इसमें संवर्णीय ऊतक नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। थैलोफाइटा में, थैलोफाइटा क्या, जितना इसका भाग पढ़ेंगे ना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, शायद टेरिडोफाइटा अंतिम वाला में, लेकिन थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में संवहनीय ऊतक नहीं होते हैं। अब इसके अंतर्गत में तीन गो था, जिसमें पहला आता है शैवाल। शैवाल के कोशिका भित्ति याद रखिएगा सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ये लिख लीजिए, सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी हम लोग पढ़े हैं पहले, सवाल फेंकेंगे। सवाल पढ़ाया पर्णहरित युक्त, पर्णहरित युक्त कहने का मतलब इसमें क्लोरोफिल होता है लेकिन संवहन नहीं होता है। टोटल थैलोफाइटे में जब संवहन नहीं होता है तो इसमें भी नहीं होगा। आत्मपोषी होते हैं, अपने से अपना ही पालन कर लेते हैं। इनका शरीर सुकाय होता है, सुकाय थैलोफाइटा ही है, ठीक है। सवाल के से लाभदायक क्या है, तो लाभदायक देखते हैं क्या क्या के रूप में मतलब इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका भोजन के रूप में, तो भोजन के रूप में कौन कौन चीज प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या क्या पूछता है, कैसे कैसे याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक है फोर फाइडा, फोड़ फोड़ के क्या करें, जब हमको भूख लगेगा तो फोड़ फोड़ के खाएंगे, फोर फाइडा, फोर फाइडा। एक है अल्बा, ये भी याद रखना है क्योंकि ये इससे ना समुद्री खीरा बनता है, क्या बात, समुद्री सलाद, क्या बोला जाता है इसको, समुद्री, समुद्री सलाद, ठीक है। समुद्री सलाद किससे बनता है, तो अल्बा से बनता है। समुद्री सलाद किससे बनता है, अल्बा से बनता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। एक याद हम लोग रखेंगे लेमिनेरिया, लेमिनेरिया रिया है, ये नमक वाला में भी आएगी, रिया नमक खाएगी, ऐसे भी हम लोग याद किया, आयोडीन के रूप में आगे आएगा। एक है नॉन स्टॉक, तो नॉन स्टॉक भोजन के रूप में भी प्रयोग आता है, और खाद जो छींटने वाला खाद रहता है ना, खाद जो हम लोग खेत में छींटते हैं उसका भी प्रयोग नॉन स्टॉक के रूप में हम लोग करते हैं। नॉन स्टॉक, तो स्टॉक में खाद रख के छीटेंगे, और खाद और खाना दोनों एक ही जैसा है तो याद रखें।
फोड़ फाड़ के खाएंगे। अल्बा समुद्री सलाद के लिए, लेमिनेरिया रिया भी खाएगी, और नॉन स्टॉप खाने वाला चीज भोजन के रूप में ये सब प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं आयोडीन। आयोडीन में देखिए कहे थे ना कि रिया नमकीन भी खाएगी, नीमक खाएगी, तो लेमिनेरिया इसमें इसका भी प्रयोग हो रहा है। लेमिनेरिया में रिया का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा इसमें से आप आयोडीन में फ्यूकस याद रखिएगा, क्या रखिएगा, फ्यूकस। फ्यूकस भी आयोडीन बनाने में काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट है खाद, देखिए नॉन स्टॉक आ गया, आप तो याद रखने के एनाबीना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा एनाबीना। एनाबीना का प्रयोग खाद के रूप में किया जाता है। एनाबीना, एनाबीना, बीना से बीन्स, बीन्स खाते हैं ना हम लोग, सब्जी के रूप में आता है। एना बीना बीन्स ऐसे याद रखेंगे। एक है केल्प, क्या है केल्प, तो ये भी खाने वाला चीज है। थोड़ा सा इमेज बनाइएगा दिमाग में क्या क्या पढ़ रहा है, ठीक है। औषधि में सबसे ज्यादा जो प्रयोग आता है क्लोरेला, इसके बारे में आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। क्लोरेला बहुत ज्यादा प्रयोग में आता है औषधि के रूप में, क्लोरेला। और लेमिनेरिया रिया टिंचर आयोडीन, आयोडीन बना ही रही है तो टिंचर आयोडीन भी कौन बनाएगी, रिया ही बनाएगी। नेक्स्ट है अनुसंधान के कार्य में भी क्लोरेला का प्रयोग होता है, ठीक है। औषधि बनाने में और अनुसंधान कार्य में भी क्लोरेला का भी प्रयोग होता है, तो यही दोनों याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट पॉइंट जो है हमारा, देखिए थोड़ा सा ये धुंधला है, नाम है क्लोरेला। क्लोरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोरेला। जो अंतरिक्ष यान से जाते हैं अंतरिक्ष में जितने भी वैज्ञानिक, तो इसी पौधे को लेकर जाते हैं। ये पौधा इतना इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन भी दे देता है, भोजन भी दे देता है, प्रोटीन भी दे देता है, सब कुछ देता है। एक चीज और याद रखिएगा आप, शैवाल में सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन देता है ना पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन देने वाला है वो कौन है, शैवाल है। आप इसको गांठ बांध के याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब आते हैं हम कवक की ओर। कवक की ओर है कवक। कवक की खोज जो किए थे वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी किए थे। कौन किए थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे। कवक हम लोग पहले भी पढ़े हैं रोग में, थोड़ा सा और यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइको, काइको माइको, ये पढ़ाया हुआ है, काइको माइकोलॉजी। ये पर्णहरित है, इसमें रहित, पर्णहरित रहित, मतलब इसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है। सकेंद्रीय है, संवहन उत्तक रहित है, इसमें संवहन उत्तक नहीं होता है, ठीक है। वो पूरा थैलोफाइटा में ही लगता है। आगे एक आता है टर्म हाइफी। हाइफी क्या है, तो हाइफी पतला पतला लंबा लंबा धागे नुमा आकार है, जो हाइफिये से मिल करके क्या बनता है, कवक बनता है। इसका नाम दे दिया है हाइफी, ठीक है। तो लंबे अत्यंत महित पारदर्शी सूत्रों का संयोजन है जिसे हाइफी कहा जाता है। कवक जाल बनाने के लिए कई हाइफी एक दूसरे के चारों ओर लिपटे रहते हैं, ठीक है। कवक को बनाने के लिए बहुत सारा हाइफी एक दूसरे से लिपट करके कवक बनाते हैं, तो इसको हम लोग इस तरह से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हाइफी के बारे में ही, ठीक है। जीव द्रव से भरे होते हैं कवक। हाइफी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सेप्टेड हाइफी, एक होता है सेप्टेड हाइफी। एगो ए मतलब नहीं, एक्सेप्टेड मतलब हाँ। देखिए इनमें केंद्रीय विभाजन समय कोरवाल या सेप्टेड नहीं बनता है। देखिए इसमें केंद्रीय विभाजन जो है ना, उसका कोरवाल क्या है, समय पर नहीं बनता है न। देखिए ए लगा हुआ है तो इसीलिए हम लोग याद रखेंगे कि नहीं, नहीं वाला पार्ट, ठीक है। सेप्टेड में केंद्रीय विभाजन के बाद कोरवाल क्या करता है, सेप्टेड बनाता है, ठीक है। तो बनाता है तो कोरवाल बन गया, ए सेप्टेड है तो कोरवाल नहीं बना। यही दो चीज हमको याद रखना। कोशिका में एक दो या कई केंद्रक हो सकते हैं। आगे है कि मशरूम, मशरूम क्या है, एक कवक है। दो तीन और कवक के हम नाम लिखवाते हैं। एक डबल रोटी आता है, एक सैक्रोमाइसिन आता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक खामीर आता है, खामीर ये भी कवक है। एक है आपका डबल रोटी, इसी से बनता है, ये भी कवक। ये दोनों चीज आप याद रखेंगे। कुछ मशरूम सब्जी जो हम लोग खाते हैं वो भी कवक ही है। औषधीय मनः प्रावी कीटनाशक एवं ये सब होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, मशरूम खामीर डबल रोटी ये सब क्या है, कवक है। नेक्स्ट पॉइंट, कवक में संचित भोजन को क्या बोला जाता है, ग्लाइकोजन। और कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन
प्लस वसा, ये दोनों के रूप में रहता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ग्लाइकोजन प्लस वसा दोनों रहता है, क्वेश्चन में पूछेगा तो दोनों मारना है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, पहले भी पढ़े हैं, कवक से काइटिन। और नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है सैक्रोमाइसेस, ये भी कवक ही है। सैक्रोमाइसेस नामक कवक डबल रोटी के निर्माण में बहुत यूज होता है। खामी खमीर भी होता है डबल रोटी के निर्माण में, और इसी का एक और नाम है राइजोपास, ये भी डबल रोटी के लिए ही है। ठीक है, राइजोपास भी क्या है, डबल रोटी के लिए ही है। देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये शायद नहीं दिख रहा होगा तो हम ब्लैक ले लेते हैं। ये क्या आ रहा है भाई, इधर उधर क्यों भागने लगता है। ठीक, चलिए, राइजोपास, 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 ये भी डबल रोटी का एक अलग नाम है, मतलब इसी का अन्य नाम है। ठीक है, का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कवक पौधों को गंभीर रोग, सबसे ज्यादा रोग कौन देता है, तो कवके देता है पौधा के, जिसको रस्ट और स्मट के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। पौधे के रोग जो होते हैं, जितना भी रस्ट स्मट लगेगा वो पौधे के कवक से जनित रोग है। जैसे सरसों के सफेद रस्ट, अभी पूछेगा सरसों के सफेद रस्ट किससे होता है, तो जितना रस्ट स्मट आ गया तो कवक ही मारना है। इसके बाद ये गेहूं के ढीला रोग है। अब ये याद रखना है, किट्टू रोग, किट्टू रोग किस में होता है, तो गेहूं में, किट्टू टट्टा गेहूं में भी देखिए उसी तरह से नाम आ रहा है। किट्टू रोग किस में होता है, तो गेहूं में होता है। एक होता है अंगमारी रोग, तो अंगमारी रोग किस में होता है, तो आलू में होता है। अंगमारी रोग किस में होता है, आलू में होता है। और किट्टू रोग किस में होता है, तो गेहूं में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी एक दो प्रश्न यहाँ से पूछते हैं, जिसको हम लोग क्या करना है, याद रखना है। देखिए, किट्टू रोग हो गया गेहूं के, अंगमारी रोग हो गया आलू के, किसके कारण, कवक के कारण। यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, ये कवक में पढ़ रहे हैं, ये भी दिमाग में इमेज बनाते रहे। एक गन्ने का लाल अक्षर होगा, गन्ना देखे होंगे, उस पर लाल लाल कलर के, थोड़ा थोड़ा लाल लाल कलर के उसमें एक लग जाता है धब्बा, तो कुछ और नहीं, वो बीमारी है और कवक के कारण लगा हुआ रहता है। लाल लाल अक्षय है तो रेड रॉट कहा जाता है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, इंग्लिश में गन्ना को शुगर केन कहा जाता है। तो ये पूछेगा कि रेड रॉट रोग किस में लगता है, तो गन्ना में लगता है और कवक के। अब देखिए टिक्का रोग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। टिक्का रोग किससे, तो मूंगफली से। टिक्का रोग किससे, तो मूंगफली में, मतलब किस में होता है, तो मूंगफली में। और इसमें कुछ पूछने जैसा है नहीं। आलू में मस्सा रोग होता है, मस्सा, आलू में देखते हैं इधर 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 फेंक देता है, तो मस्सा रोग, उसी को हम लोग याद रखेंगे। आलू में जो इधर उधर फेंक देता है उसी पे याद रखें, आलू में मस्सा रोग। और इसमें कुछ याद रखने लायक है नहीं। मस्सा रोग आलू में, टिक्का रोग मूंगफली में, रेड रॉट गन्ना में, अंगमारी आलू में, और किट्टू गेहूं में। ये सब याद रखें, ये हम आपको याद करवा चुके हैं जहाँ पे हम लोग रोग पढ़ाए थे। से फिर से हम बोलते हैं, दमा, दमा में हम लोग ढाई 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 मारते हैं, जीभ के काम पड़ता है, तो जीभियलियस याद रखेंगे, यानी एस्परजिलियस, जीभ एस्परजिलियस। एथलीट फूड और गंजापन, एथलीट फूड है तो टीनिया, टीनिया फूड है तो पेडिस, और गंजापन कपार में होता है तो कपार के कपेटिस। खाज है, खाजा एक के रस से बनेगा, एक के रस याद रखेंगे, ये ट्रिक हम बताए हुए इसलिए फास्ट चल रहा है। और दाद के क्या करना है, दाद लगता है तो लस लस करने लगता है तो लेस्कोसे, क्या, लेस्कोसे, ट्राइकोफेटम लेस्कोसे। गन्ने के लाल अपक्षय जो है इसको याद रखेंगे फेल कटम से। गन्ना हम लोग काट काट के खाते हैं ना, फेल कटम, फेल कटम, कोई भी पूरा नहीं खाता है, काट काट के खाता है तो फेल कटम। ऐसे करके हम लोग सारा याद कर लेंगे। अब सब हम लोग बता देंगे आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। लूसेंट को एकदम चुटकी में हम लोग रखेंगे। हालांकि इतना आसान नहीं है, लूसेंट किसी से जल्दी कवर नहीं होता है, आप कुछ भी कर लीजिए पूरा नहीं कवर होता है। आज तक कितना बार हम लोग पढ़ते रह गए हैं, नहीं पूरा कवर हुआ है। ठीक है, आइए, एफ्ला नामक विष, हम लोग के 2446 दरोगा के पीटी के क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट में हम लोग से पूछा था कि एफ्ला नामक जो विष है वो किससे बनता है, तो कवक से ही बनता है। किससे बनता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एफ्ला नामक विष कवक से बनता है। नेट लाइकेन, लाइकेन। यहाँ पे एक चीज और हम आपको नेक्स्ट बताएंगे, सहजीविता, परजीविता, सहभोजी, परभोजी, ऐसे ऐसे, परभोजी नहीं, सहभोजी और असहभोजी ना।
असहभोजी, इसका हम बहुत बढ़िया सा ट्रिक बैठा के बता देंगे, ठीक है। अब आइए, सबसे पहले क्या है, लाइकेन। तो लाइकेन क्या है, कवक और शैवाल दोनों को मिला करके लाइकेन बनता है, यानी दोनों के बीच में ही काम करता है, ठीक है, दोनों के बीच में काम करता है। इसमें कवक और शैवाल परस्पर सहजीवी, देखिए सहजीवी, ये चार तरह के जीवी पूछेगा, ठीक है, और पूछता भी है, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाता है, जो हवा नहीं लगेगा आपसे, हम हवा लगवा देंगे उसको, ट्रिक से याद करवा देंगे, ठीक है। जैसा होता है, कवक जल खनिज लवण विटामिन आदि देता है, और शैवाल को देता है, और शैवाल प्रकाश, चूंकि कवक में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, लेकिन शैवाल में प्रकाश संश्लेषण होता है, उसी के द्वारा कार्बोहाइड्रेट के क्या करता है, निर्माण कर कवक को देता है। कवक और शैवाल के बीच के इसी सहजीवी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोटिज्म बोला जाता है। सहजीविता जो दर्शाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोटिज्म, इंपॉर्टेंट है। लाइकेन शब्द सबसे पहले कौन दिया था, तब वन में थियोफ्रेस्टस ही दिया था लाइकेन, और लाइकेन का अध्ययन क्या कहला जाता है, लाइकेनोलॉजी। बढ़िया है, आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं, लाइकेन के अध्ययन लाइकेनोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, लाइकेन के अध्ययन हम लोग का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि रचना के आधार पर, आकार और संरचना के आधार पर लाइकेन 3 प्रकार के होते हैं। मतलब नहीं है, थोड़ा सा देख लेते हैं, याद करना होगा तो हम तो इसको कोलकाता नाइट राइडर पर याद कर लिए हैं, ठीक है। आपको भी बता देते हैं, आकार और संरचना के आधार पर कितना प्रकार के लाइकेन होता है, 3 प्रकार में विभाजित किया है। हम तो क्रस्टोस है ना, तब बोले के आर, मतलब कलकत्ता फेल हो गया, जीत नहीं पाया, इस फ्रूटी नहीं पी पाया, ठीक है। कलकत्ता यानी क्रस्टोसस फेल हो गया, फोलियोज देख रहे हैं आईपीएल में फेल हो गया, फेलियोज बेचारा फेल हो गया था, फ्रूटी नहीं पी पाया। क्रस्टोस, फोलियोज और फ्रूटी को जी, बस थोड़ा सा ध्यान में रखने के लिए, ऐसे हमको पता है याद नहीं रहेगा, लेकिन बाय द वे एग्जाम में पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन लाइकेन के प्रकार नहीं है, तो यहाँ पर आपको दिमाग लगाने के लिए हो जाएगा कि केकेआर पर हम याद किए थे, इस आईपीएल में नहीं जीता है, फ्रूटी नहीं पी पाया। लाइकेन के प्रजनन भी 3 प्रकार की, तीनों प्रकार से, कायिक, लैंगिक और अलैंगिक, तीनों प्रकार से करता है। लाइकेन वायु प्रदूषण का सबसे बढ़िया संकेतक है। जहां वायु प्रदूषण अधिक होता है वहां पे लाइकेन नहीं उगते हैं। वायु प्रदूषण के क्या कारण है, तो सल्फर डाइऑक्साइड सर्वोत्तम सूचक है। जहां पे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड रहेगा वहां लाइकेन उगवे नहीं करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जहां वायु पर, मान लीजिए यहाँ वायु प्रदूषण पटना में ज्यादा है तो यहाँ लाइकेन उगेगा ही नहीं। कुछ लाइकेन्स है जिसके नाम होते हैं, जैसे पेड़ों के छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं, कॉर्टिकल्स कहते हैं। पेड़ के हम लोग काट काट के लेके जाते हैं, जो भी बनाना रहता है बनाते हैं, तो पेड़ के छाल को काटेंगे तो कॉर्टिकल्स हो गया। खाली चट्टान पर क्या करते हैं, कुछ नहीं बनता है, तो सेक्सिकल्स होता है। खाली चट्टान पर क्या उगने वाले लाइकेन को क्या बोलते हैं, सेक्सिकल्स बोलते हैं। एक और होता है गोबर पर, तो कोप्रोफिलस याद रखिए, गोबर पर हम लोग फिसलेंगे। गोबर पर क्या होता है, गोबर पर उगने वाले जो लाइकेंस रहते हैं उसको क्या बोला जाता है, कोप्रोफिलस, कोप्रोफिलस, ठीक है। फिसलेंगे से याद रखेंगे, हो सकता है वहां पर थोड़ा सा वर्ड का सिलेक्शन कम गलत हो, लेकिन है वही, ठीक है। फिसलेंगे, गोबर पर क्या करते हैं हम लोग, फिसलते हैं। आवाज आ रहा है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, लाइकेन मट्टी की मृदा के भी निर्माण की प्रक्रिया में सब बहुत इसका काम है, खाने पीने, मिर्गी के दवा, ये वो सब चीज में है, ठीक है। ये देखिए बार बार ये जो चलाता है ना, बड़ा तकलीफ देता है ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गोबर पर वाला, हो गया लाइकेन मृदा के निर्माण करता है, ये भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, अब देखिए दूसरा कुछ लाइकेन के हम लोग नाम याद करेंगे। कैसे याद करेंगे देखिएगा, एक बहुत बढ़िया है आर्चिल, ठीक है। आर्चिल को हम लोग याद रखेंगे, लाइकेन से नीला रंग देता है। कौन देता है, आर्चिल लाइकेन जो है नीला रंग देता है। याद रहा तो ठीक है, नहीं तो इम्पोर्टेंट ये है कि प्रयोगशाला में लिटमस से प्राप्त होने वाला लिटमस पेपर रोसेला से प्राप्त होता है। रोसेला नामक लाइकेन से क्या किया जाता है, प्रयोगशाला में हम लोग जो लिटमस पत्र बनाते हैं, नहीं बोलते हैं कि अम्ल को डाले तो अम्ल अनिल नीला से लाल कर दिया है,
तो वही है, जो लिटमस पेपर है ना, किसका बनता है, रोसेल्ला का। किसका बनता है, रोसेल्ला का लिटमस पेपर बनता है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, रोसेला से लिटमस पेपर बनता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। अब आइए, कह रहा है कि लाइबेरिया, यहाँ भी रिया रिया दो तीन वो लड़की जैसा नाम आएगा, रिया, इर्वेनिया, रेमेनिया, ये सब क्या बनाती है, इत्र मारने वाला। लेबेरिया, इर्वेनिया, रमेलिया, ये सब क्या बनाएगी, लाइकेन का उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है। इसके बाद है परमेलिया सेक्सिटिलस, का उपयोग मिर्गी के दवा में किया जाता है। देखिए, मिर्गी जब आता है तो पैरे न सुंघाया जाता है, तब परमेलिया, पैर ये मोजा यही सब सुनाया जाता है, तब परमेलिया। परमेलिया का उपयोग क्या किया जाता है, मिर्गी के दवा में। और परमेलिया का उपयोग शायद दक्षिण भारत में खाने में भी किया जाता है, अभी नीचे आएगा, ठीक है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। असेनिया लाइकेन का नाम असेनिकम में किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। डायरिया, हाइड्रोफोबिया, ये सब बीमारी है कुत्ता उत्ता काटने से। पीलिया, काली खांसी आदि रोगों के उपयोग में कई प्रकार के औषधियां में लाइकेन से ही बनाया जाता है। तो बनने दीजिए, बहुत प्रकार के बन रहा है। तो आगे है, लाइकेन के खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह हम लोग जान रहे हैं कि लाइकेन को खाद्य पदार्थ के भी रूप में हम लोग प्रयोग किए करते हैं। अब देखिए, ये छोटा हो गया तो अब जब मन करता है छोटा हो जाता है, जब मन करता है बड़ा हो जाता है, जब मन करता है छोड़ देता है, जब मन कर किया इसको हट जाता है। चलिए, हो गया। कई लाइकेन खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। रेंडियर, नॉर्वे और आइसलैंड ऊपर वाला जो एरिया है ना, पूरे पृथ्वी का ऊपर वाला जो एरिया है, वहां पे रेंडियर मॉस चलता है। मॉस खाने पीने वाला है। आर्कटिक भाग है ऊपर वाला, भोजन के रूप में किया जाता है रेंडियर का, याद रखिएगा। आइसलैंड मॉस को स्वीडन, नॉर्वे तथा आइसलैंड जैसे यूरोपीय देशों में केक बनाने में किया जाता है। नामे में आइसलैंड मॉस है, तो मॉस से ध्यान रखिएगा, केक बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अरे यार, सब क्या आता है भाई। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो है आपका कि जापान बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडोकार्पन, इंडोकार्पन सब्जी का उपयोग होता है। ये भी एक तरह के लाइकेन है। कहाँ होता है, जापान में। जापान में इंडोकार्पन का उपयोग सब्जी के रूप में होता है। आगे है परमेलिया, देखिए आ गया ना परमेलिया। परमेलिया मिर्गी के दवाई खिया भी रहा है। कढ़ी बनाते हैं ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको, और जो दही वही डाल के बनाते हैं, बृहस्पतिवार को ज्यादा बनाते हैं, वही कढ़ी। तो कढ़ी बनाने में, सालन बनाने में परमेलिया का उपयोग किया जाता है। अब इसमें देखते हैं कि कवक में आपका कुछ लिखवाना बाकी है, वो तो हम बाद में लिखवा देंगे। चलिए, कवक में अब कुछ नहीं है। हाँ, एक ये यहाँ पर पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। वायरस के बारे में भी यहीं पर दे दिया है। तो वायरस से क्या क्या क्वेश्चन बनाता है, क्या क्या है, उसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वायरस की खोज इवानोविस्की, जो रूस के था, रूस किया था, ठीक है। तो वायरस, सबसे पहले जीवाणु, जीवाणु के बाहरी आवरण जो है वो प्रोटीन के बना होता है, और एक न्यूक्लिक अम्ल भी रहता है इसमें। क्या रहता है, न्यूक्लिक न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल का बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब हर बार देखने के लिए मिलेगा। विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक इवानोविस्की ने किया था। रूस गया 1892 ईस्वी में, रूसे थे, तो खोज कर दिया। किस पे खोज किया था, तंबाकू के मोजैक रोज पे किए थे। बोले कि सजीव निर्जीव दोनों प्रकार के होते हैं, ये भी याद रखना है। कौन ऐसा निम्नलिखित में से कौन है जो सजीव निर्जीव दोनों प्रदर्शित करते हैं, तो विषाणु होगा। इसी कारण इन्हें सजीव और निर्जीव के क्या बोला जाता है, कड़ी भी कहा जाता है, विषाणु। पर है कि विषाणु के निर्जीव होने का लक्षण क्या है, तो इसमें एंजाइम नहीं पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसमें एंजाइम नहीं पाया जाता है, तो निर्जीव विषाणु में आपका एंजाइम नहीं पाया जाता है। इस चीज को हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। निर्जीव विषाणु में एंजाइम नहीं पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। निर्जीव कैसे पौधे हैं, तब कोसा, यानी कोसा के रूप में नहीं रहता है। इसके क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थ के बाद इसको बोतल में भी वर्षों तक रख सकते हैं, इसीलिए निर्जीव जैसा प्रदर्शित किया। अब सजीव जैसा कैसे प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसमें क्या है,
न्यूक्लिक अम्ल है और किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही सक्रिय हो जाता है और एंजाइमों का क्या करने लगता है, संश्लेषण करने लगता है। यहाँ एंजाइम होता है सजीव वाला में, ठीक है। जीवित में पहुंचा तो जीवित जैसा ही तुरंत जीवित हो जाएगा, मरे हुए भी रहेगा ना तो जीवित में पहुंचता है तो ही जी जाता है, ठीक है। एक और है परपोषी, दूसरे पर भी आश्रित है, बहुत खतरनाक है ये जीवाणु वाणु सबके अकेले ही देख लेता है, ठीक है। इसीलिए वायरस देखते हैं जब भी आता है तो एकदम धुआं धुआं छोड़ा देता है। चलिए याद क्या रखना है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पादप विषाणु, इसमें क्या होता है, आरएनए होता है। न्यूक्लिक अम्ल में इसमें क्या होता है, आरएनए। तीन तरह के होते हैं परपोषिता के आधार पर, तीन प्रकार के। जंतु विषाणु में डीएनए और आरएनए दोनों होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। जंतु विषाणु में, पेड़ पौधा वाला में सिर्फ आरएनए, जंतु में डीएनए आरएनए दोनों है। एक होता है बैक्टीरियोफेज, जीवाणु भोजी, बैक्टीरिया के खाता है। एक ये भी प्रकार के हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि केवल जीवाणुओं पर ही आश्रित रहते हैं, ये जीवाणुओं को मार डालते हैं। इनमें डीएनए डीएनए पाया जाता है, जैसे कि T2 फेज में ही पाया जाता है, ये हम पहले भी बताए, ठीक है। T2 फेज में किसी वायरस में उत्परिवर्तन, T2 फेज में किसी वायरस में उत्परिवर्तन, म्यूटेशन और इसके अनुवांशिक द्रव्य में परिवर्तन करने का क्या है, कारण है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और बस एक बार देख लेना है, नोट पॉइंट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिस विषाणु में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होते हैं उसे क्या कहा जाता है, रेट्रो विषाणु कहा जाता है, ठीक है। और ये किस में होगा, पेड़ पौधा में ही होगा। नेक्स्ट हम लोग आखिरी पड़ाव पे आते हैं, 7वां नंबर के पड़ाव पे। यहाँ पे है, इस पड़ाव पर क्यों आए हैं, यहीं तक आज लास्ट क्यों करेंगे। ये टॉपिक बहुत बढ़िया था जो हम लोग लिए हुए हैं ना, यहाँ से हम लोग का मेंस में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। अब हम लोग किस पे आते हैं, जीवाणु पढ़ दिए क्या हम लोग, इसमें जीवाणु नहीं है, कवक ही खत्म हुआ था ना, ब्रायोफाइट आ गया, इसका मतलब उसमें जीवाणु होगा। यहाँ देखिए, हाँ जीवाणु, वही सोचे कि जीवाणु कैसे खत्म हो गया भाई, जीवाणु हम लोग पढ़े ही नहीं है। चलिए, जीवाणु बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग देखते हैं। जीवाणु, जीवाणु की खोज सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि लिवन ने किया था, लेकिन नामकरण किसने किया था, एहरनबर्ग, एहरेबर्ग, जिसको एहरनबर्ग से हम लोग याद रखते हैं, ठीक है। खोजा है लिवन लेकिन उसका नाम नहीं उस टाइम रख पाया, फिर कुछ भी अपने नाम से रख दिया होगा, लेकिन बाद में नामकरण कौन किया, एहरनबर्ग। जीवाणु विज्ञान के पिता भी किसको कहा जाता है, लिवन खोजा, यही तो इसीलिए इसको बोला जाता है। भाषा कह नहीं रहा है भाई, चलिए एहरनबर्ग, ठीक। अपने खुद से, इसको भी मिल ही आ रहा है, इसको परमेलिया के दवाई देना पड़ेगा। चलिए, कह रहा है कि रॉबर्ट कोच जो थे, रॉबर्ट कोच कॉलरा और तपेदिक का क्या किए थे, जीवाणु के खोज किए थे। रोग के जन्म सिद्धांत, अच्छा जन्म सिद्धांत ध्यान रखिएगा, लुई पास्चर आप मारिएगा, ठीक है। कभी भी इसका नहीं मारिएगा रॉबर्ट कोच, ये रॉबर्ट कोच बाद में इसके साथ में ज्वाइन किए हैं। लुई पास्चर जी सबसे पहले जन्म सिद्धांत दिए हैं, ये भी बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जन्म सिद्धांत के बारे में बताया 1800। कॉलरा तपेदिक, कोच कोच के, कॉलरा होता है तो कोच देना, रॉबर्ट कोच, तपेदिक यानी टीबी है तो वो भी रॉबर्ट कोच। कहा गया 1812 से 92 ईस्वी तक लुई पास्चर जो थे रेबीज के टीका और दूध के पास्चराइजेशन का खोज किए थे, ठीक है। दूध के पास्चराइजेशन क्या होता है, अधिक दिन तक दूध खराब ना हो इसीलिए उसको गर्म करके तुरंत ठंडा कर दिया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, पास्चराइजेशन करता है। एक और खोज किए हैं जोसेफ लिस्टर, प्रतिरोधी मत, एंटीसेप्टिक थ्योरी, यहाँ पर आप लिखिएगा एंटीसेप्टिक थ्योरी, एंटीसेप्टिक थ्योरी, ये कौन दिए थे, जोसेफ लिस्टर, ये लिख लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जोसेफ लिस्टर, ठीक है। दो तीन तरह के यहाँ क्वेश्चन आया है इसीलिए इसको बताना भी जरूरी था। आगे, आकृति के आधार पर जीवाणु कई प्रकार के होते हैं जिसमें से 4 प्रकार हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। एक क्षण
छड़ाकार जिसको बैसिलस बोला जाता है, जो बेलनाकार, इसको क्या मान सकते हैं, छड़ बेलन, छड़नुमा बेलनाकार होता है। एक होता है गोलाकार जिसको इंग्लिश में कोकस कहा जाता है, ये सब याद रखिएगा, कोकस। ठीक है, तो गोलाकार सबसे छोटा जीवाणु कौन होता है, तो कोकस ही होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। गोलाकार कोकस क्या है, सबसे छोटा जीवाणु। एक होता है कौमा के आकार के, जिसको विब्रियो बोला जाता है। तो विब्रियो किस आकार का है, डायरेक्ट पूछेगा आपसे तो कोमा के आकार के। विब्रियो किस आकार के है तो डायरेक्ट पूछेगा तो क्या आप मारिएगा, कोमा के आकार का। एक होता है स्पाइरल, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, फिगर हम दिखाते हैं लेकिन समय लगेगा, कुछ है नहीं वैसा, गोल के गोला हो जाएगा, कौमा है तो कौमा है, छड़ है तो ऐसे रहता है। तो उतना इम्पोर्टेंट ये नहीं लग रहा था, इसीलिए हम इसका फोटो नहीं लिए। जिसका इम्पोर्टेंट लगेगा हम उसका फोटो क्या करेंगे, आपको बता देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया, स्पाइरल हो गया ना, स्पाइरल हो गया, स्प्रिंग या स्क्रू के आकार के होता है। अब देखिए दूध के पास्चराइजेशन के बारे में बताया है, दो मेथड है, एगो लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड है, एगो हाई टेम्परेचर शॉर्ट मेथड। लो टेम्परेचर पर करिएगा तो ज्यादा देरी तक, हाई टेम्परेचर पर करिएगा तो कम समय में। याद रखिएगा दोनों के बीच में 9 मिनट 9 डिग्री सेल्सियस का गैप है, और समय में लो टेम्परेचर वाला 62.8 डिग्री से बहुत पूछता है ये, वेरी वेरी कर लीजिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 62.8 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट, 71.7 डिग्री सेल्सियस पे 15 ही सेकेंड रखना है, और उसके बाद ही क्या हो जाएगा, पास्चुराइज हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत पूछता है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे और कोई क्वेश्चन है पूछने लायक, जीवाणु के विखंडन कैसे होता है, सॉरी, जीवाणु के प्रजनन कैसे होता है, तो विखंडन द्वारा। एक चीज लिख दीजिएगा यहाँ पे, इसका प्रजनन कैसे होता है, तो विखंडन द्वारा। कैसे होता है, विखंडन द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग यहाँ पे किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग के एग्जाम में जो दरोगा हम लोग दिए थे, ठीक है, जो हम लोग दरोगा दिए थे वहां पर डायरेक्ट पूछा था, लेकिन इसमें क्वेश्चन है कि सब नाइट्रोजनीकरण के बारे में दिया हुआ है, और हम लोग से पूछा था कौन नाइट्रोजन N2 को स्थिर कौन नहीं करता है। ठीक है, तो ये सब नामा था, नामकरण था, एक नहीं वाला था, तो वही खोजना था, प्योर दरोगा का क्वेश्चन था ये। ठीक है, देखिए एना बीना आया, एना बीना क्या करने वाला था, बीना भी खाने वाली ही थी। अच्छा, वो सवाल का भी पार्ट था, ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ भी है एनाबिना और नॉन स्टॉक, ये भी खाने वाला था, खाद्य पदार्थ में भी था, खाद में भी था। नामक साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया है जो वायुमंडल में क्या करता है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करता है। यहाँ भी है और सवाल में भी था। ठीक है, यहाँ भी है और सवाल में भी है। तो एनाबिना और नॉन स्टॉक क्या करता है, नाइट्रोजन के स्त्री करता है। एक और है राइजोबियम और ब्रेडी राइजोबियम, ये भी क्या है, जीवाणु के जातीय है, जो लेग्यूमिनेसी मटरकुल, मटरकुल पौधे के जड़ों में रहती है, तथा वायुमंडल के क्या करते हैं, नाइट्रोजन। ये वायुमंडल में पौधे के जड़ों में रह के करता है। ठीक है, वो सब वायुमंडल में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करता है, स्थिरीकरण करता है। एक और होगा मिट्टी उट्टी में, यहाँ देखिए एजोबैक्टर, एजोस्पाइरिलियम और क्लोस्ट्रिडियम, जीवाणु की कुछ जातियां जो स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करके, मिट्टी के बीच वायु जो फंसा रहता है उसमें नाइट्रोजन के क्या करता है, ये स्त्री करता है। 3 स्टेप है, एक एनाबीना नॉन स्टॉक है जो वायुमंडल में, दूसरा है राइजोबियम और ब्रेडी राइजोबियम ये मटर कुल वाला पौधा में, और एजोबैक्टर क्लोस्ट्रिडियम ये सब क्या करता है, पौधे में जो नीचे में रहेगा फंसा हुआ मिट्टी में, मतलब मिट्टी और मिट्टी के बीच के कणों में ये करता है। ठीक है, 3 स्टेप में याद रखिएगा, वायुमंडल, मटरकुल और मिट्टी में। आगे आइए, चर्म उद्योग में चमड़े से जो बाल वसा को बाल और वसा को हटाने का कार्य जीवाणु द्वारा ही किया जाता है। चमड़ा को कमाना है, टैनिंग विधि द्वारा ही होता है। कौन सा विधि द्वारा होता है, टैनिंग, चमड़ा से बाल हटाना टैनिंग विधि द्वारा होता है। हम लोग देखते हैं कि अचार और मुरब्बा या शरबत इस सब में क्या किया जाता है, बहुत ज्यादा नमक डाल के रखा जाता है, इसलिए कि ताकि जीवाणु उस पर अटैक न करे, खराब ना हो जाए। ठीक है, इसीलिए अचार के मुरब्बा ये सब में क्या किया जाता है, कहाँ चल जा रहा है भाई। हम्म, अचार के मुरब्बा और ये सब में क्या किया जाता है, इसमें ना करना होगा हमको लगता है, बोला। ठीक,
अचार, मुरब्बा, शरबत, शक्कर, गाढ़ी, चाशनी सब में क्या किया जाता है, बहुत ज्यादा नमक डाला जाता है ताकि जीवाणु, देखेंगे, जीवाणु संक्रमण से बच जाए और जीवाणुओं का जो द्रव्य कुचन होता है प्लाज्मोलिस वो हो जाता है तथा जीवाणुओं का नष्ट कर देता है। ये द्रव्य कुचन करके जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट कर देता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, आप याद रखिएगा। कोल्ड स्टोरेज में जो कितना डिग्री से कितना डिग्री के बीच में सब सामान सामग्री को संचय किया जाता है, तो -10 से -14, और इन दोनों का एवरेज आपसे पूछेगा तो ये नहीं बता दीजिएगा, दोनों के जोड़ बटा 2, 10, 18, 28, 28 बटा 2, 14.5 माइनस में, ठीक है, -14 डिग्री सेल्सियस कोल्ड स्टोरेज का एवरेज है। अब हम लोग ब्रायोफाइटा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ा सा टेरिडोफाइटा के बारे में। ब्रायोफाइटा को एम्फीबिया वर्ग बोला जाता है यहाँ पे पौधे वाला में, क्योंकि ये जल और स्थल दोनों पे रहता है, ठीक है। ये पौधा जो है पानी में भी होता है और स्थल में भी होता है। चलिए देखते हैं। तो यह सबसे सरल अस्थायी पौधा के समूह है जिसका प्रभाव इतना जाती है जाहिर से संवहन उत्तक यदि जाइलम फ्लोएम यहाँ भी नहीं है। इस समुदाय के वनस्पति को उभयचर एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है, जो जल थल दोनों पे ये रहता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, जल प्लस स्थल दोनों पे रहता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एम्फीबिया वर्ग बोला जाता है। इस समुदाय पौधे के मृदा को अपरदन से रोकता है, ठीक है। अस्फेगनम आपसे पूछे डायरेक्ट, ऐसे ही पूछता है कि अस्फेगनम क्या है, किसका भाग है, तो ब्रायोफाइटा डायरेक्ट पूछेगा अस्फेगनम किसका भाग है, तो ब्रायोफाइटा। या फिर मॉस भी पूछेगा आपसे किसका भाग है, तो ब्रायोफाइटा। तो कह रहा है कि अस्फेगनम नामक मॉस अपने से स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी सोख के रखता है, क्षमता रहता है। इसीलिए माली इसका उपयोग पौधे को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए यूज करते हैं ताकि वो सूखे नहीं। अस्फेगनम याद रखिए किसका भाग है, तो ब्रायोफाइटा के भाग है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं कि अस्फेगनम हो गया। कह रहा है कि अस्फेगनम मॉस का प्रयोग ईंधन में भी किया जाता है। किसमें कब प्रयोग किया जाता है, ईंधन में। ये सब थोड़ा सा इमेज बनाइएगा ना दिमाग में तो सब कुछ चलते रहेगा, ठीक है, सब कुछ चलते रहेगा। तो स्फेगनम मॉस का प्रयोग ईंधन बनाने में भी किया जाता है, स्फेगनम मॉस का प्रयोग एंटीसेप्टिक में भी किया जाता है। तो ये सब काम किया जाता है स्फेगनम मॉस। इसमें और कुछ है, और कुछ नहीं लिखे, अब ऑब्जेक्टिव देखेंगे तब वहां पे देखेंगे। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव बहुत जबरदस्त है, ऑब्जेक्टिव किसी भी कीमत पे मत, ये पढ़ लीजिए और उसके बाद ऑब्जेक्टिव किसी भी कीमत पे आपको नहीं छोड़ना। अब आते हैं हम लोग टेरिडोफाइटा, जो आखिरी हम लोग का पॉइंट है। इसके बाद जो हम लोग का पढ़ेंगे फेनोरोगेम्स, वो अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। देखिए टेरिडोफाइटा क्या है। टेरिडोफाइटा इस समूह में पौधे जो है छायादार नमी स्थान में पाया जाता है, मतलब छाया मिलना चाहिए उसको, पेड़ पौधा बड़ा बड़ा रहेगा उसी के नीचे जड़ी में ये सब होता है। जंगलों और पहाड़ों में अधिकतम पाया जाता है। इस शरीर में जड़ तना शाखा पत्तियां विभेदित रहता है। अच्छा, तीनों में ब्रायोफाइटा के तीनों में यही एक है टेरिडोफाइटा, जो क्या है आपका तना और पत्ती में विभक्ति मिलता है टेरिडोफाइटा में, ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तना साधारण राइजू के रूप में रहता है। पौधे बीजाणुजनक, यहाँ बीज भी बना रहा है, ध्यान रखिएगा। टेरिडोफाइटा में क्या है, बीज बन रहा है। तो बीज बन रहा है तो पता नहीं कैसे इसमें भाग में रख दिया है। और जनन क्रिया भी किसके द्वारा होता है, बीजाणु द्वारा होगा, कुछ अपना इसका गुण होगा। अब हम डीपली पढ़ेंगे तो जानेंगे, खैर उतना जरूरत है नहीं, हम लोग को क्वेश्चन से मतलब है। इस समुदाय के पौधे में संवहन उत्तक भी है, बताइए संवहन उत्तक भी है, जबकि ब्रायोफाइटा में नहीं होना चाहिए संवहन उत्तक, ठीक है। नहीं, ब्रायोफाइटा में तो संवहन उत्तक नहीं था, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत नहीं, जो क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। पूर्ण विकसित होते हैं। और आइए जाइलम में वेसल्स एवं फ्लोएम सहकोशिका, बस जाइलम और फ्लोएम इसमें नहीं पाया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल में क्या पूछेगा, एक दो एग्जाम्पल है, एजोला फर्न, एजोला और फर्न, इसमें लिखिएगा। एजोला किसका पार्ट है, टेरिडोफाइटा। फर्न किसका पार्ट है, टेरिडोफाइटा। और सबसे ज्यादा गुणसूत्र किसमें भी होता है, तो हम लोग पढ़े हैं 1200 से 1400 पढ़े थे ना, 1400 से 1600 ऐसे। सबसे ज्यादा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है, टेरिडोफाइटा में पाया जाता है, ठीक है।
तो ये टॉपिक आज का हम लोग का समाप्त होता है, इसी करके पढ़िएगा। थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ेंगे, कल एक छोटा सा टॉपिक, छोटा नहीं इतना ही बड़ा और टॉपिक बचा हुआ है जो हम लोग पढ़ेंगे फेनरो गेम्स के बारे में। उसमें भी बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक है, पत्ती है, एक बीज पत्री है, द्विबीज पत्री, क्या क्या क्वेश्चन पूछा था, हम लोग क्या क्या फेस किए, वहां से हम सब बता देंगे। ठीक है, और क्वेश्चन सीरीज फिर ले आएंगे इसका। जय हिंद।